हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग होता है विविधता, यानी वैरायटी। इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस अर्थ पे कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, उनके बीच भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर आता है। इवन एक ही पेरेंट्स के जो दो बच्चे होते हैं उनके बीच भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर रहता है। ये डिफरेंसेस कुछ भी हो सकता है, जैसे शेप एंड साइज का हो सकता है, कलर का हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का हो सकता है, फिजियोलॉजी का हो सकता है, मोर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हो सकता है। कोई भी डिफरेंसेस हो सकता है। तो यदि हम इस अर्थ पे डाइवर्सिटी के बारे में बात करें यानी वैरायटी के बारे में बात करें तो देखिए, इस अर्थ पे एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया ये भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो वेल, जिसका लेंथ 30 मीटर के आसपास होता है, ये भी पाया जाता है। और उससे आगे यदि हम देखें तो रेडवुड ट्री भी पाया जाता है। रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला प्लांट है जिसका हाइट 100 मीटर के आसपास होता है। तो आप सोचिए, इस अर्थ पे एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि इसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख भी नहीं सकते, तो ये भी इस अर्थ पे पाया जाता है। दूसरी ओर वेल, समुद्र में पाए जाने वाला मैमल्स है जिसका लेंथ 30 मीटर है, ये भी पाया जाता है। उसके आगे यदि हम बात करें, रेडवुड ट्री भी पाया जाता है जिसका हाइट 100 मीटर है। इस बीच में कितने सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के। तो आप सोचिए इस अर्थ पे कितना बड़ा डाइवर्सिटी है। ये हम बात किए हैं शेप एंड साइज यानी डायमेंशन के बारे में। यदि आप लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऐसे भी पाए जाते हैं जो 1 से 2 दिन जिंदा रहते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका लाइफ स्पैन लगभग हजारों साल होता है। तो आप सोचिए कि लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग इस अर्थ पे कितना बड़ा डाइवर्सिटी है, कितना गजब का वैरायटी है अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन। यदि हम बात करें इस अर्थ पे टोटल कितने स्पीसीज है या कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो आपको ये पता चलेगा कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है। इतने स्पीसीज इस अर्थ पे है नहीं, इतने का डिस्कवरी हो चुका है। इससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी अभी भी इस अर्थ पे बाकी है। यदि हम उनको ऐड करते तो ये फिगर कितना बड़ा हो जाएगा, आप सोचिए। इतने स्पीसीज इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं। नाउ स्पीसीज, ये स्पीसीज ग्रुप को डिनोट करता है, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन एक स्पीसीज है और ह्यूमन कहने से सिर्फ मैं नहीं आऊंगा। इस अर्थ पे जितने ह्यूमन है सारे ह्यूमन में आ जाएंगे, और ह्यूमन एक स्पीसीज है। और इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमन है उनके बीच भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता है, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो आप सोचिए कितना गजब का डाइवर्सिटी है इस अर्थ पे। और हम बात कर रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, यानी ह्यूमन तो एक स्पीसीज हुआ, ऐसे ऐसे 1.7 to 1.8 मिलियन का डिस्कवरी हो चुका है, और इससे कहीं ज्यादा का डिस्कवरी अभी बाकी है। नाउ स्पीसीज क्या होता है? तो आप यदि ह्यूमन को एक स्पीसीज समझ लिए तो आप स्पीसीज का डिफिनीशन बना सकते हैं। देखिए, डॉग एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है। आप सोचिए, कैट कहने से कोई एक कैट नहीं आएगा इसके अंदर,
कैट, जितने सारे कैट हैं सारे कैट इसके अंदर आ जाएंगे। डॉग, डॉग कहने से कोई एक कुत्ता नहीं आएगा। इस अर्थ पे जितने भी डॉग पाए जाते हैं सारे इस डॉग के ग्रुप में आ जाएंगे, और डॉग एक स्पेसीज है। और जितने भी डॉग इस अर्थ पे हैं, कोई भी दो डॉग आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है, उनके बीच भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। ऐसे ही टाइगर भी एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर टाइगर के बहुत सारे मेंबर आते हैं। इस अर्थ पे जितने भी टाइगर हैं सारे टाइगर के अंदर आते हैं। कैट कहने से एक ग्रुप का, कैट भी एक ग्रुप है, यानी इस अर्थ पे जितने भी कैट हैं सारे इसके अंदर आते हैं, और ये एक स्पेसीज है। यदि हम यहाँ से स्पेसीज का डिफिनीशन बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब बताइए, ह्यूमन जो होते हैं वे मोर्फोलॉजिकली तो एक ही टाइप के दिखते हैं। मोर्फोलॉजिकली एक टाइप का दिखना यानी स्ट्रक्चर में तो सेम ही होते हैं। स्ट्रक्चर में सेम यानी एक्सटर्नल फीचर, ऊपर से देखने से तो लगभग सारे एक ही टाइप के दिखते हैं। डॉग सारे एक ही टाइप के दिखते हैं एक्सटर्नली देखने से। ऐसे ही टाइगर और कैट में भी होता है, यानी ये जो एक स्पेसीज के मेंबर हैं वे सारे के सारे एक्सटर्नली सिमिलर होते हैं, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। दूसरा तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ जाएगा स्पीसीज के अंदर। सेकंड पॉइंट, आप देखिए, ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करता है, यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वे एक स्पीसीज के बीच ही होता है। आप जनरली ऐसा नहीं देखते होंगे कि कैट डॉग के साथ रिप्रोड्यूस करे और बच्चे का प्रोडक्शन करे, जनरली ऐसा नहीं दिखता। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड किए हैं और रिप्रोडक्शन किए हैं, बट जो दो अलग अलग स्पीसीज इंटरब्रीड करता है और तब जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होता है, यानी उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी प्रेजेंट नहीं होता है, वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम डिफिनीशन बना सकते हैं। 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होना चाहिए। सेकेंड, आपस में इंटरब्रीड होना चाहिए, यानी आपस में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस हो वो फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल यानी उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में क्या हुआ है, दो अलग अलग ग्रुप, दो अलग अलग स्पीसीज इंटरब्रीड तो कर लिए, बट जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है वो फर्टाइल नहीं हुआ है, वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो उसके अंदर बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी, क्षमता नहीं रहता है। तो नाउ इस 3 पॉइंट की सहायता से हम स्पीसीज का डिफिनीशन बनाते हैं। देखिए, स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ morphologically similar organism which can interbreed together, इंटरब्रीड, इसी को हम सेक्स भी कर सकते हैं, इंटरब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस a fertile offspring। यानी रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस हो वो फर्टाइल हो, यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर भी बच्चा प्रोडक्शन का कैपेसिटी होना चाहिए। ना ये हम जो लिखे हैं अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये क्यों लिखे हैं? सुनिए, आप डोंकी के बारे में जरूर सुने होंगे। डोंकी के अंदर क्या होता है, डोंकी एक स्पीसीज का प्रोडक्शन नहीं है, इसके अंदर दो अलग अलग स्पीसीज, यानी मेल किसी एक स्पीसीज का और फीमेल किसी एक स्पीसीज का इंटरब्रीड करता है, और इंटरब्रीड करने के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डोंकी। वो डोंकी जो है दो अलग अलग स्पीसीज का प्रोडक्शन है। डोंकी के अंदर रिप्रोडक्शन एबिलिटी एब्सेंट होता है,
डोंकी बच्चे का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी डोंकी फर्टाइल कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे कुछ और एक्सेप्शन है जो दो अलग अलग स्पीसीज का प्रोडक्ट है। नाउ अब इस अर्थ पे ये जो इतने स्पीसीज डिस्कवर्ड है, यानी इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है, क्योंकि ह्यूमन इज अ टाइप, तो इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर्ड है उनके बारे में स्टडी करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या, इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। और ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर, यानी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा? जैसे हमने देखा कि ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर कैरेक्टर सिमिलर है, तो हमने क्या किया, सारे को एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप को मैंने ह्यूमन बोलने लगा। अब क्या होगा, ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे, किसी एक ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे और वो कैरेक्टर सारे पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए स्टडी आसान हो गया। वरना क्या करना पड़ता है, एक एक ह्यूमन के बारे में स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंसेस तो जरूर है कुछ न कुछ, बट इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। तो हम क्या किए, एक ह्यूमन के बारे में स्टडी किए और सारे पे अप्लाई कर दिए, हमारा स्टडी आसान हो गया। अब सोचिए डॉक्टर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर ह्यूमन के बारे में उसके पास नॉलेज रहता है। एक ह्यूमन के बारे में, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में वो जानते रहता है, वो सारे पे अप्लाई कर देता है, क्योंकि वो जानता है ये सारे एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर तो सिमिलर ही हैं, सारे कैरेक्टर लगभग सिमिलर ही है, कुछ ही अलग है, तो उनके लिए आसान हो गया। ऐसे ही हमारे स्टडी के लिए ये जो इतना बड़ा फिगर है वो बहुत ही मुश्किल है। इनके बारे में, इन सारे स्पीसीज के बारे में हमें कैरेक्टर याद करना पड़ेगा, डेट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी। तो हम स्टडी को आसान करने के लिए इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर, डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, तो इस रूल्स और प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के अंदर। तो नाउ जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो टेक्सोनॉमी का होगा। नाउ टेक्सोनॉमी प्रिंसिपल and procedure of classification is called taxonomy. Now taxonomy के अंदर हम किस किस चीज का स्टडी करते हैं? तो देखिए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ taxonomy, that is first one is identification, second one is nomenclature, and last one is classification. Now आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें कैरेक्टर दिखेगा, उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करेंगे। और ये जो नेमिंग का प्रोसेस है, देखिए हर ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा नाम होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनका बहुत सारा लोकल नेम होता है। लोकल नेम यानी अब हमारे गांव में पाया जाता है या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है तो इसका नाम कुछ और रहता है, दूसरे जगह कुछ और रहता है। यदि ऐसे देखें तो एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल्स का बहुत सारा नेम हो जाएगा। तो बहुत सारा नेम हो जाएगा तो फिर स्टडी बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा।
अब कैसे हम पहचानेंगे ये किसके लिए कौन सा नाम है? हमारे लिए कुछ और नाम हो जाएगा, दूसरे इंसान के लिए कुछ और नाम हो जाएगा, तो फिर ऐसे स्टडी तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या हुआ, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया, हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए साइंटिफिक संगठन का निर्माण किया गया, जैसे आईसीबीएम, आईसीजेडएन, आईसीजेडएन। नाउ ये आईसीबीएन और आईसीजेडएन है। नाउ ये आईसीबीएन और आईसीजेडएन है क्या? तो देखिए, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल यानी प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए आईसीबीएन है, और आईसीजेडएन यानी इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल यानी एनिमल के लिए, एनिमल के नेमिंग के लिए आईसीजेडएन है। इसने कुछ रूल्स बताया है कि हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कैसे करें। आफ्टर नेमिंग इसे हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले लेंगे नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। नाउ नोमेनक्लेचर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया। ये लिनियस के द्वारा दिया गया है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर क्या होता है, ईच बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होते हैं जेनेरिक नेम जो रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज नेम। ये स्पीशीज तो आप जानते हैं। अब बात है जीनस क्या होता है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, यानी स्पीशीज का समूह जिसके बीच कैरेक्टर कॉमन हो तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड जीनस। ये भी ग्रुप ही है। नाउ जीनस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नाउ रूल्स देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिनाइट। ये देखिए, ये लेटिनाइट क्या है, ये लैंग्वेज है, एंड रिटेन इन इटैलिक्स, यानी बायोलॉजिकल नेम्स जो होता है जनरली लेटिनाइट होता है। कहीं से भी हो, ऑर्गेनिज्म कहीं से भी हो, बट जब उसका हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते समय याद रखना है कि वो नेमिंग लेटिनाइट होना चाहिए। और लिखते समय यदि हम उस ऑर्गेनिज्म के नेम को लिख रहे हैं तो नाम लिखते समय याद रखेंगे कि उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स राइटिंग का मेथड होता है, जिसे हम लोग कर्सिव लिखते हैं ना, उसी टाइप का इटैलिक्स भी लिखा जाता है। नाउ लेटिनाइज क्या होता है? लेटिनाइज भी बिल्कुल आसान है। किसी भी नेम के लास्ट में ए लगा दो या फिर अस लगा दो तो वो लेटिनाइज हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखाऊंगा। नाउ सेकेंड वन, दो वर्ड होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जीनस का नेम और स्पीशीज का नेम। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस while second word represents species। जेनेरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस को जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, वाइल सेकेंड वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। एज फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है। और देखिए लास्ट में यहाँ भी ए लगा हुआ है, यहाँ भी ए लगा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, लेटिनाइट हो गया। तो लेटिनाइट हो गया। अब लिखते समय जब हम लिखेंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बट जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे।
ये इटैलिक्स में लिखा गया है ना, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए फर्स्ट वर्ड ये जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए जेनेरिक नेम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसीज का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है। नाउ इसके बाद यदि हमें साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा तो साइंटिस्ट के नाम लिखने से पहले साइंटिस्ट के नेम को हम लेटिनाइज करेंगे। लेटिनाइज करेंगे यानी कैसे करेंगे, या तो ए लग जाएगा या आ लग जाएगा। ये जो लिनियस है ये इसका लेटिनाइज वर्जन है। देखिए अस लगा हुआ है। लिनियस का रियल नेम था कार्ल वोन लिन। कार्ल वोन लिन, इसे लेटिनाइज किया गया और ये नाम हो गया लिनियस, अस लग गया लास्ट में। तो ऐसे ही यदि हमें इसके लास्ट में यदि हमें साइंटिस्ट का नाम लिखना हो तो साइंटिस्ट का नाम हम शॉर्ट में लिखेंगे LINN। ये रिप्रेजेंट कर देगा लिनियस को। याद रखेंगे ये फर्स्ट लेटर साइंटिस्ट का नाम कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल लेटर होगा। लिखते समय हम याद रखेंगे जब यदि पेपर पे लिखेंगे तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली यानी इसको सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, इसको सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है बायोलॉजिकल नेम लिखने का, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। ये आपसे कई बार पूछेगा, इसको कभी कैपिटल कर देगा, इसको भी कैपिटल कर देगा, कभी क्या कर देगा उल्टा कर देगा, इसको कैपिटल कर देगा और यहाँ पे स्मॉल कर देगा, कभी क्या करेगा इंडिका को पहले ले लेगा और मैंगीफेरा को लास्ट में डाल देगा। तो ये फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग लिखने के लिए। नाउ नेमिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। यानी सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे किसी भी थिंग्स को कन्वीनिएंट कैटेगरीज में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे सारे ह्यूमन को हम एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए हैं, सारे ह्यूमन को हम एक कैटेगरी में डाल दिए। क्यों? क्योंकि सारे ह्यूमन के बीच बहुत सारे कैरेक्टर सेम है। ये जो सिमिलर कैरेक्टर है ना, इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए हैं। ह्यूमन का एक ग्रुप्स है, कैट का एक ग्रुप्स है, डॉग का एक ग्रुप्स है, ये एक ग्रुप्स है। जैसे हम बात करते हैं कैट, देखिए कैट, तो कैट कहने से आपके दिमाग में कैट का इमेज आता होगा। और कैट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल पाए जाते हैं, सारे इंडिविजुअल लगभग सेम होते हैं, उनके बीच बहुत सारे कैरेक्टर कॉमन होता है। तो कैट कहने से हमें कैट का इमेज दिमाग में आता है, कैट का कैरेक्टर दिमाग में आता है। यदि हम कहेंगे नहीं मैमल्स, मैमल या मैमल्स, तो मैमल्स से क्या आता है? मैमल्स यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? मैमल हो। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो तो क्या कहलाएगा? मैमल्स। जिसके बॉडी पे हेयर हो, मैमल्स। जिसके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, मैमल्स। ये सब कैरेक्टर है और जिस ऑर्गेनिज्म के बीच ये सारे कैरेक्टर मिलने लगेंगे उसको हम सारे को एक ग्रुप में डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड मैमल। कैट भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, रैट भी मैमल है, एलिफेंट भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है। कितना बड़ा ग्रुप है मैमल्स का। कैट भी एक मैमल्स ही है। यानी एक तो ग्रुप हो गया कैट का, दूसरा ग्रुप हो गया मैमल्स का। मैमल्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पीसीज आएंगे, कैट आ जाएंगे, डॉग आ जाएंगे, रैट आ जाएंगे, ह्यूमन आ जाएंगे, हॉर्स आ जाएंगे, एलिफेंट आ जाएंगे। इतने सारे स्पीसीज इस एक ग्रुप के अंदर यानी मैमल्स के अंदर आ जाएगा। यदि हम फिर बात करें एनिमल, तो एनिमल कहने से आपके दिमाग में एनिमल आएगा न कि प्लांट आएगा। अब एनिमल क्या होता है? तो एनिमल वो होता है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट हो,
और सारे कैरेक्टर होते हैं मेमल्स एनिमल्स के अंदर। तो नाउ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है और मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर यानी एक सेल का ऑर्गेनिज्म नहीं है, सारे के सारे एनिमल कहलाएंगे। यानी कैट, बैट, रैट, ह्यूमन, डोंकी, एलिफेंट, बर्ड, इंसेक्ट, मोलस्क, फिश, रेप्टिलिया, ये सारे एनिमल्स कहलाएंगे। तो आप देखिए ये कितना बड़ा ग्रुप्स हो गया, कितना बड़ा और कितने ज्यादा नंबर इसके अंदर आएंगे। अब हम कहते हैं कैट, कैट इज अ मैमल एंड मैमल इज अ एनिमल। यानी एनिमल के अंदर मैमल्स जैसे बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, मैमल्स के अंदर कैट जैसे बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। कैट जैसे कैट एक ग्रुप है, वैसे ही रैट एक ग्रुप है, एलिफेंट एक ग्रुप है। यानी ये क्या है, ग्रुप है बट एट अ डिफरेंट लेवल। ये बहुत छोटे लेवल का ग्रुप है, यानी इसके अंदर सिर्फ कैट आता है, ये एक छोटे लेवल का ग्रुप है। मैमल्स कहते हैं, मैमल्स उससे बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर कैट के साथ साथ रैट भी आता है, बैट भी आता है, ह्यूमन भी आता है, एलिफेंट भी आता है। यानी ये इससे बड़ा लेवल का ग्रुप है। अब हम कहेंगे एनिमल, तो एनिमल उससे भी बड़ा ग्रुप है। मैमल्स जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ग्रुप्स एनिमल्स के अंदर आएगा। तो ये सभी ग्रुप्स तो है, कैटेगरीज तो है, बट ये सारे एट अ डिफरेंट लेवल। ये छोटे लेवल का ग्रुप्स है, ये बड़े लेवल के ग्रुप्स है, ये उससे भी बड़े लेवल्स का ग्रुप है। यानी दीज ऑल आर ग्रुप्स या कैटेगरी, but at a different level। क्या है, अलग अलग लेवल पे ये ग्रुप्स है। ये ग्रुप और कैटेगरी को हम टेक्सा भी कह देते हैं। साइंस की भाषा में इस कैटेगरी को हम टेक्सा कहते हैं। इस ग्रुप और कैटेगरी को हम साइंस की भाषा में टेक्सा भी कह देते हैं। साइंस की भाषा में कैटेगरी को हम टेक्सा बोलेंगे। तो ये क्या है, टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे टेक्सा है। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझने जा रहे हैं। आप में से किसी को पूछे कि आप अपना एड्रेस बताओ, तो आप अपना एड्रेस क्या बताओगे? आप बोलोगे कि मैं हिंदुस्तान में बिहार राज्य से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, बासोपट्टी गली नंबर ये, मकान नंबर यहां से बिलोंग करता हूं। ये आपका एड्रेस हो गया। अब आप देखिए हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान एक देश लेवल का, हमारा कंट्री लेवल का एड्रेस है। फिर उसके अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं, तो उससे छोटे लेवल पे हम जाएंगे तो कहेंगे बिहार से हम बिलोंग करते हैं, तो बिहार में हमारा एक एड्रेस है। बट ये बिहार किस लेवल का एड्रेस है, स्टेट लेवल का एड्रेस है। कंट्री से छोटे लेवल का एड्रेस स्टेट यानी बिहार। फिर बिहार के अंदर बहुत सारे जिला है, तो हम बोलेंगे हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा मधुबनी क्या हो गया, एड्रेस हो गया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर बोलेंगे हम कि हम बासोपट्टी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो बासोपट्टी हमारा एड्रेस हो गया एट ब्लॉक लेवल। फिर गली नंबर बोलेंगे, फिर हाउस नंबर बोलेंगे, तो हाउस नंबर हमारा एग्जैक्ट एड्रेस हो गया, सबसे छोटे लेवल का एड्रेस हो गया। अब हाउस नंबर से भी छोटे लेवल का एड्रेस यदि हम सोचेंगे तो होगा रूम नंबर, तो हम हाउस लेवल को ही अभी सबसे छोटे लेवल का एड्रेस मानते हैं। तो सबसे छोटे लेवल का एड्रेस हाउस नंबर है। बट ये हम हाउस नंबर सीधा नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इतने छोटे लेवल पे कुछ भी चीज पहुंच ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायरार्की बताना पड़ेगा, सीक्वेंस में बताना पड़ेगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बताना पड़ेगा। सबसे बड़े लेवल हिंदुस्तान, फिर बिहार, फिर मधुबनी, फिर बासोपट्टी, फिर गली नंबर, फिर हाउस नंबर। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इनटू
डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में कैटेगरी का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? हायरार्की। इट मे बी डिक्रीजिंग ऑर्डर और इट मे बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं पहले हाउस नंबर, फिर गली नंबर, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर कंट्री। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग लेवल, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। तो या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए, इसी को हम कहेंगे हायरार्की। हायरार्की का डिफिनीशन ही यही होता है, किसी चीज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही हायरार्की कहलाता है। तो ये जो टेक्सा यानी ग्रुप है, ग्रुप को हमने क्या किया है? अभी देखिए, इसको हमने क्या किया है? इंक्रीजिंग लेवल में सजाया है। सबसे छोटे लेवल कैट, जिसके अंदर सारे एक टाइप के स्पीसीज कैट आ जाते हैं। कैट का बड़े लेवल का हम क्लासिफिकेशन बोले, बड़े लेवल का ग्रुप बोले तो मैमल्स के अंदर कैट जैसे बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे। और उससे भी बड़े लेवल का कैटेगरी हम बोले, उससे भी बड़े लेवल का ग्रुप बोले तो एनिमल के अंदर मैमल्स जैसे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं हायरार्की। यदि हम ये जो ग्रुप्स है, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसी कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। 7 ऑब्लिगेट ग्रुप्स, या फिर साइंस की भाषा में कहे तो देयर आर ऑब्लिगेट 7 टेक्सा। टेक्सा इज इक्विवेलेंट टू कैटेगरीज, ग्रुप्स, बट साइंस की भाषा में यदि हम बात करेंगे तो टेक्सा बोलेंगे कैटेगरी के जगह पे। ये 7 ऑब्लिगेट टेक्सा कौन कौन से हैं, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और मैं हायरार्की के फॉर्म में बताऊंगा, फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको एज इट इज याद करना है, एज इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए हैं, इसी को हम कहेंगे हायरार्की। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, अरेंज करना ही हायरार्की कहलाता है। टेक्सा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम कहेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो देखिए, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन। एनिमल के अंदर फाइलम यूज में लाएंगे और प्लांट के अंदर डिवीजन लाएंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेक्सा का अरेंजमेंट है, तो हम कहेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, ये स्पीसीज सबसे छोटे लेवल का ग्रुप है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक जीनस का फॉर्मेशन करता है, यानी बहुत सारे स्पीसीज जिसके बीच कैरेक्टर कॉमन होंगे, वो मिलके एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जीनस लेवल का ग्रुप है। ना बहुत सारे जीनस का ग्रुप जिसके पास कैरेक्टर कॉमन हो, सिमिलर हो, वो एक फैमिली का निर्माण करेगा, फैमिली लेवल के ग्रुप का निर्माण करेगा। ऐसे ही बहुत सारे फैमिली जिसके पास कैरेक्टर कॉमन हो, वो ऑर्डर बनाएगा, फिर ऑर्डर क्लास बनाएगा, क्लास फाइलम या डिवीजन बनाएगा और फिर फाइलम या डिवीजन किंगडम बनाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे स्पीसीज का ग्रुप्स बना दिया, अब क्या होगा? इसके अंदर कुछ कैरेक्टर कॉमन रहेगा, यानी जो अलग अलग स्पीसीज है, अब उसके अंदर देखेंगे यार इस स्पीसीज का, मान लो मैंने 50 स्पीसीज का ग्रुप्स बना दिया, तो देखिए 50 स्पीसीज का ग्रुप बन गया। अब मैंने देखा यार इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ये इसके अंदर कुछ कैरेक्टर कॉमन नजर आ रहा, तो इसके अंदर कैरेक्टर कॉमन नजर आ रहा, ये अलग अलग ग्रुप्स है बट इसके अंदर हमें कैरेक्टर कॉमन नजर आ रहा है, तो फिर उसको हम क्या कर दिए, इसको एक अलग ग्रुप बना दिए, दैट इज कॉल्ड एक जीनस बना दिए। यानी ये सारे अलग अलग स्पीसीज थे,
बट इसके अंदर कैरेक्टर हमें कॉमन नजर आया, तो हमने क्या किया, एक जीनस बना दिया। जीनस भी एक ग्रुप है, जीनस भी एक कैटेगरी है, जीनस भी एक टैक्सा है ना। मैंने देखा इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर ये स्पीसीज का ग्रुप, ये स्पीसीज का ग्रुप, इस स्पीसीज का ग्रुप, इस स्पीसीज का ग्रुप, इस स्पीसीज के ग्रुप में हमें लगा कि इसके अंदर कैरेक्टर कॉमन है, यानी ये लोग आपस में कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसको एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड एक दूसरा जीनस बन गया, यानी जीनस का दूसरा ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही फिर मैंने जीनस को देखा, यार मान लो 20 जीनस है, 20 जीनस का ग्रुप है, तो मैंने देखा इसके अंदर भी 2-4 आपस में कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। तो फिर मैंने इस सब को ले लिया और एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड एक फैमिली का ग्रुप बना दिया। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन होते गए। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। हम एनिमल भी हैं, हम मैमल्स भी हैं, हम प्राइमेट्स भी हैं। तो देखिए कैसे हम मैमल्स भी हैं, प्राइमेट्स भी हैं। तो देखिए सेपियंस हमारा स्पेसीज लेवल का ग्रुप है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पेसीज मिलके होमो का निर्माण करता है, ये जीनस है। बहुत सारे होमो यानी बहुत सारे जीनस मिलके होमोनिडी का निर्माण करता है। बहुत सारे होमोनिडी जैसे फैमिली मिलके प्राइमेट्स का निर्माण करता है, और प्राइमेट्स मैमल्स को निर्माण करता है। और मैमल्स यानी क्लासेज, बहुत सारे क्लासेज जिसके पास कैरेक्टर कॉमन हो वो बनाएगा कॉर्डेटा यानी फाइलम, और कॉर्डेटा बनाएगा एनिमल। कॉर्डेटा क्या होता है, ये मैमल यानी जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, ह्यूमन के पास मेमोरी ग्लैंड है। फिर कॉर्डेटा यानी जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। ये नोटोकॉर्ड क्या होता है अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको 1 बाय 1 लेंगे। जैसे फाइलम डिस्कस करेंगे तो सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक कॉर्डेटा भी आ जाएगा, तो वहां हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी हम समझा देते हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, रीढ़ की जो हड्डी है ना, ये नोटोकॉर्ड से ही बनता है। यानी जिसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा वही बाद में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, नोटोकॉर्ड फॉर्म कर देता है वर्टिब्रल कॉलम को, उसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। यानी जिसके पास नोटोकॉर्ड यानी ये वाला प्रेजेंट हो। किसी किसी में क्या होता है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो भी कॉर्डेटा कहलाता है। यानी जिसके पास नोटोकॉर्ड हो वो कॉर्डेटा कहलाएगा। जितने भी वर्टिब्रल है यानी वर्टिब्रल कॉलम जिसके पास है, सारे के सारे कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर भी है, रेप्टिलिया के अंदर भी है वर्टिब्रल कॉलम, तो वो सारे कॉर्डेटा के अंदर आ जाएंगे। वो सारे एनिमल्स भी है। तो ये क्या है, ह्यूमन का हायरार्की है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को कहेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे बहुत सारे विलेज मिलके एक ब्लॉक का निर्माण करता है, एंड बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट का निर्माण करता है, एंड बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री का निर्माण करता है। वैसे ही बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक जीनस का निर्माण करता है, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली का निर्माण करता है, बहुत सारे फैमिली मिलके एक ऑर्डर का निर्माण करता है, बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास का निर्माण करता है, और बहुत सारे क्लास मिलके फाइलम या डिवीजन का निर्माण करता है, बहुत सारे फाइलम मिलके एक किंगडम का निर्माण करता है। अब ये क्या बेसिस रहता है कि बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक जीनस का निर्माण करेगा? कौन सा क्राइटेरिया है कि इस स्पीसीज को मिला के एक जीनस बना देंगे? इसके लिए देखेंगे कि कैरेक्टर कॉमन होना चाहिए। देखेंगे कि बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनके कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं, तो उन लोगों को हम एक ग्रुप बना देंगे, जीनस लेवल का ग्रुप। फिर देखेंगे बहुत सारे जीनस है जिनके कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं, तो हम फैमिली बना देंगे। ऐसे ही चलते रहता है। जैसे विलेज, अब आसपास के बहुत सारे विलेज होते हैं, वो मिलके एक ब्लॉक का निर्माण करता है, आसपास के ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करता है, आसपास का डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट का निर्माण करता है, और आसपास का
स्टेट मिलके कंट्री का निर्माण करता है। यहां पे क्या है कि अड़ोस पड़ोस होना चाहिए, मतलब आसपास का चीज होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, जो आसपास में रहेंगे वो मिलके। यहां पे कैरेक्टर सेम होना चाहिए, कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते होने चाहिए, आपस में कैरेक्टर मिलते जुलते रहेंगे, जिस जिस स्पेसीज के उसको मिला के एक ग्रुप बना देंगे, कहेंगे जीनस लेवल का ग्रुप। ब्लॉक बना देंगे ब्लॉक लेवल का, जैसे बासोपट्टी एक ब्लॉक है और सारे ब्लॉक है। एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, बहुत सारे ब्लॉक मिला के डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एक मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे जीनस बना देंगे, जीनस लेवल का एक ग्रुप बना देंगे। नाउ अब आप सोचिए, ये किंगडम और ये स्पेसीज, स्पेसीज यानी ह्यूमन एक स्पेसीज है, सारे ह्यूमन मिलके एक ग्रुप बनाता है जिसे हम स्पेसीज लेवल का ग्रुप कहते हैं, और उस स्पेसीज लेवल के ग्रुप को हम सेपियंस कहते हैं। किंगडम 5 किंगडम होते हैं, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनरा एंड फंजाई। अभी हम डिस्कस करेंगे पांचों के बारे में, बट प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में आप जानते हैं। प्लांटी में सारे प्लांट आते हैं और एनिमिलिया में सारे एनिमल आते हैं। एनिमल, काउ भी एनिमल है, हम भी, ह्यूमन भी एक एनिमल है, डॉग भी एक एनिमल है, रेप्टेलिया, फिश, बर्ड, इंसेक्ट सारे एनिमल है। तो आप बताओ, एनिमल के बीच कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर होगा या सेपियंस के बीच यानी सारे ह्यूमन के बीच कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर होगा या एनिमल के बीच कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर होगा? एनिमल में तो वो भी आ रहे हैं, बर्ड भी आ रहे हैं, इंसेक्ट भी आ रहे हैं, ह्यूमन भी आ रहे हैं, एक तो उड़ रहा है, एक जमीन पे है, फिश भी आ रहा है, एक सी में है। और सेपियंस यानी ओनली एंड ओनली एक स्पेसीज, मान ले ह्यूमन, तो सारे ह्यूमन लगभग लगभग सेम ही दिखते हैं, सबके कैरेक्टर लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहां पे कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर है, स्पेसीज लेवल यानी सेपियंस के अंदर कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर है इन कंपेयर टू होमो यानी जीनस लेवल, इन कंपेयर टू होमोनिडी यानी फैमिली लेवल। तो क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे, यदि टॉप से बॉटम जाएंगे तो कैरेक्टर का सिमिलरिटी बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? तो नीचे सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर वाले ग्रुप्स है, यानी यहां स्पेसीज लेवल का ग्रुप्स जो बनेगा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी रहेगा। स्पेसीज लेवल का ग्रुप कौन है? ह्यूमन, कैट, डॉग, ये सब एक स्पेसीज है, एक ग्रुप है। ह्यूमन का एक ग्रुप एक स्पेसीज, डॉग का एक ग्रुप एक स्पेसीज। तो ये क्या है? ह्यूमन, इसके अंदर सारे के अंदर कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर रहता है। तो हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा? सिमिलरिटी increases within a species there is a lot of similar character within a species, यानी एक स्पेसीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर पाए जाते हैं। विदिन अ किंगडम डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है। एनिमल कहने से बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है, एनिमल कहने से बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है, फिश भी आ जाता है, रेप्टिलिया भी आता है, बर्ड भी आता है और ह्यूमन भी आता है। एंड इस सब के बीच काफी डिफरेंसेस है, तो इसीलिए हम बोले टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? सिमिलरिटी इंक्रीज करेगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था, तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन से साइंटिस्ट ने कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले अरिस्टोटल आए और अरिस्टोटल ने हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 3 कैटेगरी बना दिया। सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं उसका एक कैटेगरी बना दिया, फिर प्लांट वाटर में रहने वाले का एक कैटेगरी बना दिया, और फिर एयर में रहने वालों का एक कैटेगरी बना दिया। ना ये जो क्लासिफिकेशन है अरिस्टोटल का, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। बिकॉज लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक छोटे यूनिसेलुलर भी होता है और एक मल्टीसेलुलर भी होता है। आपने यूनिसेलुलर को भी और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक हमारे आंख से दिख नहीं सकता है उसको भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया जो बहुत बड़ा है, जैसे एलिफेंट।
एलिफेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, छोटे ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। वाटर में भी ऐसा ही हुआ। वाटर में एक वेल जो 30 मीटर लेंथ होता है, उसका लंबाई होता है, और उसी में रहने वाले एक छोटे से ऑर्गेनिज्म का भी एक ही साथ रख दिया। एयर में भी ऐसा ही हुआ, बर्ड को इंसेक्ट के साथ रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर आया लिनियस ने, और लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का काम किया। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया ये दो किंगडम दिए। इनका बेसिस था सेल वॉल, यानी इसका तो हैबिटेट था और इनका क्या था, सेल वॉल। यानी प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज एक कैरेक्टर पे आप पूरी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो वैसे भी अच्छा नहीं होगा, गलत ही हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या डिमेरिट्स है, क्या गलती है, ये पता तब चलेगा जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इसका डिमेरिट्स अपने आप आ जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा। फिर भी ये इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन है। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनके बेसिस पे, इस 5 कैरेक्टर के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है या हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मीन्स खुद से भोजन बनाता है, या हेट्रोट्रॉप यानी दूसरे पे डिपेंड करता है। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रोकैरियोट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, एक सेल से बना हुआ है या बहुत सेल से बना हुआ है। यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसका सीक्वेंस कैसा है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी इस 5 कैरेक्टर के बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने का काम किया। वो कौन कौन से किंगडम है, तो नाउ अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। मोनेरा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोट हो। प्रोकैरियोट मीन्स उसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट हो, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं हो, वो सेल प्रोकैरियोट कहलाते हैं। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। नाउ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर हो, साथ में यूकैरियोट हो। यानी एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो और वो सेल कैसा हो,
यूकैरियोट हो, यानी उस सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग हो, मेम्ब्रेन हो, उसे हम यूकैरियोट बोलेंगे। और साथ में वो ऑर्गेनिज एक सेल का बना हो तो हम डाल देंगे प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे यूकैरियोट है, बट ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। देखो ये यूनिसेलुलर को फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया से किसने अलग किया? ये यूनिसेलुलर ने, क्योंकि ये तीनों तो मल्टी सेलुलर है बट ये यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल का बना हुआ है। तो यानी ये यूकैरियोट, 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 मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ना अब इसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन हुआ? हमने 5 कैरेक्टर लिए हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट के अंदर तो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी अपना भोजन खुद से बनाता है। ये हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोफाइटिक, यानी सड़े गले पदार्थ पे एक्ट करता है। एनिमिलिया, ये हेट्रोट्रॉप है, नाउ यदि हम देखेंगे सेल वॉल, तो मोनरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट भी रहता है कुछ के पास और कुछ के पास एब्सेंट भी रहता है। फंजाई के प्रेजेंट, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट, एनिमिलिया के अंदर एब्सेंट, यानी सेल वॉल मोनरा के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल का हम कंपोजिशन देखते हैं तो मोनरा के अंदर जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। क्या होता है? प्रोटिस्टा के अंदर सेलुलोजिक होता है, फंजाई के अंदर नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक यानी काइटिन का बना होता है, सेलुलोज के अलावा किसी सब्सटेंस से बना होता है। प्लांट के अंदर सेलुलोजिक होता है। नाउ मोनरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे इसमें बोले हैं हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, तो ये मोनरा जनरली हेट्रोट्रॉप होते हैं, बट इसके अंदर ऑटोट्रॉप्स भी कुछ पाए जाते हैं, यानी ऑटो प्लस हेट्रो। अब देखिए ये जो लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर डिमेरिट्स क्या था? उसके अंदर डिमेरिट्स ये था कि उन्होंने क्या किया था, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टाई कुछ मेंबर और मोनरा सबको एक साथ रख दिया था। जब क्योंकि देखिए सेल वॉल इसके अंदर भी है, सेल वॉल इसके अंदर भी है, सेल वॉल इसके अंदर भी है, सेल वॉल इसके अंदर है, यानी सेल वॉल के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन था। तो प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनरा ये सारे एक ग्रुप में आ गए थे प्लांटी में, और सेल वॉल एब्सेंट सिर्फ एनिमल में है तो एनिमिलिया एक अलग किंगडम बन गया था। अब डिमेरिट क्या है? तो देखिए प्लांटी के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर को भी रख दिया था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों को रख दिया था, जबकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उन्होंने गलती क्या किया था कि यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, ऑटोट्रॉपिक को हेट्रोट्रॉपिक के साथ रख दिया था। यही डिमेरिट्स था लिनियस का। यदि लिनियस का डिमेरिट्स बोले तो हम अभी लिख सकते हैं।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद नाउ हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, नीचे मैंने मोनरा लिखा है और देखिए मोनरा को एक लाइन से सेपरेट किया है, मोनरा और प्रोटिस्टा को। तो देखिए इसके नीचे मैंने लिखा है प्रोकैरियोट, यानी मोनरा प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के देखिए इस लाइन के ऊपर मैंने यूकैरियोट लिखा है, यानी इस लाइन के जो भी ऊपर आएंगे यूकैरियोट हो जाएंगे, यानी प्रोटिस्टा यूकैरियोट, प्लांटी यूकैरियोट, फंजाई यूकैरियोट, एनिमेलिया यूकैरियोट। इस लाइन के नीचे मैंने प्रोकैरियोट लिखा है, यानी इस लाइन के नीचे जो भी आएंगे प्रोकैरियोट हो जाएंगे, यानी मोनरा प्रोकैरियोट। नाउ यहां मैंने यूनिसेलुलर लिखा है, यूनिसेलुलर यानी इस लाइन के नीचे जो भी आएंगे यो यूनिसेलुलर हो जाएंगे। देखिए प्रोटिस्टा इस लाइन के नीचे है, यानी प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। मैंने लिखा इस लाइन के ऊपर यूकैरियोट, यानी इस लाइन के ऊपर प्रोटिस्टा है, यानी यूकैरियोट है, यानी प्रोटिस्टा यूकैरियोट यूनिसेलुलर है। इस लाइन के नीचे यूनिसेलुलर यानी मोनरा यूनिसेलुलर है, इस लाइन के नीचे प्रोकैरियोट यानी मोनरा प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। नाउ प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया सारे मल्टीसेलुलर, सारे यूकैरियोट, प्लांटी ऑटोट्रॉफ, फंजाई एंड एनिमिलिया हेटेरोट्रॉपिक। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ अब मैं डिमेरिट्स ऑफ लिनियस बता रहा हूं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनियस ने क्या किया था, मोनरा, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर, फंजाई और प्लांटी को एक साथ रख दिया था। अब देखिए प्लांटी के अंदर यूनिसेलुलर को भी रख दिया था, मल्टीसेलुलर को भी रख दिया था, प्लांटी के अंदर यूकैरियोट को भी रख दिया था, प्रोकैरियोट को भी रख दिया था, प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ को भी रख दिया था, हेटेरोट्रॉफ को भी रख दिया था। तो ये बिल्कुल गलत क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अधूरा क्लासिफिकेशन था। बिकॉज यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ रख देना, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख देना। अब प्लांटी के अंदर एक ऐसा भी प्लांट आता है जिसका लेंथ 100 मीटर है और उसी के साथ हमने बैक्टीरिया को रख दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया जो आंख से दिख नहीं रहा था। तो एक आंख से दिखने वाला ऑर्गेनिज्म जो आंख से दिख नहीं सकता है उसको और 100 मीटर के प्लांट को एक साथ रखना तो बिल्कुल गलत है। तो नाउ डिमेरिट्स ऑफ लिनियस क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको देखते हैं। डिमेरिट्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है डिमेरिट्स, तो देखिए पहला डिमेरिट्स है क्या, दे पुट यूनिसेलुलर एंड multicellular organism in single groups। एक ग्रुप में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को रख दिया। यूनिसेलुलर यानी कौन सा, मोनरा, प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर यानी प्लांटी, फंजाई, एक साथ रख दिया था। सेकेंड डिमेरिट क्या था, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक के साथ रख दिया था, यानी दे पुट प्रोकैरियोट विथ यूकैरियोट। हम ये लिख सकते हैं, दे पुट यूकैरियोट विथ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट कौन कौन सा है, तो यूकैरियोट है
प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट कौन सा है? मोनेरा। थर्ड ड्रॉबैक क्या था? थर्ड था दे पुट हेट्रोट्रॉप विथ ऑटोट्रॉप। विथ ऑटोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप कौन सा है? फंजाई प्लस मोनेरा। और ऑटोट्रॉप कौन सा है? प्लांटी प्लस प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक्स है, इसको आप लर्न कर लेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मोनेरा, यानी ईच किंगडम को हम अब एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनेरा के बारे में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर पढ़ने के बाद, ये लेक्चर पढ़ने के बाद जो भी आपको डाउट्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम उसको देखेंगे और देखने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर लिखें, जो भी डाउट्स है, जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो।